हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। डॉक्टर्स कहते हैं कि डॉक्टर्स इस दुनिया में भगवान का दूसरा रूप होते हैं और मरते हुए इंसान को कोई अगर बचा सकता है तो वो है डॉक्टर। डॉक्टर्स बिना कोई भेदभाव किए लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी डॉक्टर ने किसी सुपर नेचुरल एंटिटी का इलाज किया हो? क्या किसी सुपरनैचुरल एंटिटी को भी इलाज की जरूरत पड़ती है? हाँ, हमारी आज की इस कहानी में एक जिन को जरूरत पड़ी इलाज की और वो आया हमारे यहां पर एक डॉक्टर को लेने ताकि उसकी बीवी का इलाज हो सके। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। हम तो सोचते हैं कि जिन हमारी सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। क्या एक जिन को ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि उसे एक ह्यूमन डॉक्टर की जरूरत पड़ी? जी हाँ, कुछ ऐसा हमारी आज की इस कहानी में जो हमारे साथ शेयर की है अरशद ने। कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज पर। चूंकि डॉक्टर्स की बात चली है तो मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हुई। मतलब मैं नहाता था, बाल कंघी करता था तो बाल ही बाल टूट के हाथ में आते थे। मैंने देखा तो मेरी जो हेयर लाइन थी उसकी डेंसिटी भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई थी। और जब मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत ढूंढा तो मुझे पता लगा कि हेयर लॉस की ना 7 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट 1 से लेकर 4 की जो स्टेज होती है, अगर उस स्टेज में आप लोग जाग जाएं तो आप अपने हेयर फॉल को रिवर्स कर सकते हैं। एक बार आपने 5th स्टेज या उसके आगे की स्टेज क्रॉस की तो फिर आपके बालों को वापस लाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू, लेकिन आप सभी जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट एक तो बहुत महंगा होता है। दूसरा, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ये आपका गेम हो सकता है। दूसरा, जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपकी बॉडी के ही दूसरे पार्ट्स जहां पर हेयर ग्रोथ ज्यादा है वहां से बाल लिए जाते हैं। तो समझ में कि कहां से बाल लिए जाएंगे और कितना पेन होता है। तो जब मैं ये सब रिसर्च कर रहा था, मैंने जब देखा कि यार बालों का क्या इलाज किया जाए तो मेरे सामने एक सोल्यूशन आया और वो सोल्यूशन था ट्राया। जी हाँ, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया पे तो मेरे सामने एक ऐड आया ट्राई का। मैंने कहा चलो ट्राई करते। तो मैंने उनका ऑनलाइन हेयर टेस्ट लिया। तो इनका एक ऑनलाइन हेयर टेस्ट है जिससे आपकी स्कैल्प की फोटो लेकर एनालाइज करते हैं कि आपका जो बाल्डनेस का लेवल पहुंचा है वो कौन से स्टेज पर पहुंच गया है। तो शुक्र है कि मेरा तो स्टेज 1 के ऊपर ही था। फिर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मेरे को एक कस्टमाइज सोल्यूशन दिया। एक बार तो मुझे लगा ऑर्डर करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन फिर मैंने देखा चलो ट्राई करते हैं। ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद इनके जो कंसल्टेंट उनका मेरे पास फोन आया, मुझे एक्सप्लेन किया कि कैसे मुझे थोड़ा डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने समझाया कि ट्राई के अंदर सिर्फ एक चीज नहीं है, यहां पे आयुर्वेदा, डर्मेटोलॉजी और न्यूट्रिशन तीनों का इन्होंने कॉम्बो बनाया है और उस कॉम्बो की वजह से जो हेयर फॉल है उसके ऊपर काम होता है। और अभी मैंने सेकंड इसका पैक ऑर्डर किया जिसकी वजह से, मतलब फर्स्ट पैक मैंने यूज किया, मेरी अभी हेयर फॉल रिलेटिवली ऑब्वियसली बहुत कम हो चुका है। डेंड्रफ मेरा गायब हो चुका है। डेंड्रफ की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी बीच में मेरे को, जिसकी वजह से हेयर फॉल ज्यादा होता है। तो मेरा कस्टमाइज सोल्यूशन ये था। आपका अपना अलग तरीके का कस्टमाइज सोल्यूशन हो सकता है। तो अगर आप भी स्टेज 1 से 4 के हेयर फॉल से जूझ रहे हैं, उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप भी ट्राई के सोल्यूशन को ट्राई कर सकते हैं। 2.5 लाख से ज्यादा इंडियंस ने इसको ट्राई किया और 93% इसके पॉजिटिव रिव्यूज हैं। तो आज ही ट्राई का ऐप डाउनलोड करें, अपना फ्री ऑनलाइन हेयर टेस्ट लें और उसके साथ साथ उसका किट खरीदें 1 मंथ का और उसको करीबन 5 से 6 महीने तक आप लगातार यूज करेंगे तो आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो यहां पर रिजॉल्व जरूर हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप मेरा कोड प्रिंस20 यूज करेंगे तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा अपने ऑर्डर के ऊपर। तो अभी ऑर्डर करें, 5 दिनों के लिए ऑफर वैलिड है। सारे लिंक्स और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। ट्राई करें ट्राया और अपने हेयर फॉल प्रॉब्लम को दूर करें। तो इंसिडेंट है गोरखपुर यूपी का, करीबन 1987-88 की बात है। उस टाइम पर वहां पर FCI यानी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इंडिया का प्लांट हुआ करता था। उस प्लांट के साथ ही वहां पर उस FCI के एम्प्लॉयज की कॉलोनी थी। वहीं पर FCI का एक हॉस्पिटल भी था जो उनके एम्प्लॉयज के लिए बना हुआ था। और वहां पर अरशद के दादा, जिनका नाम अब्दुल था, वो कंपाउंडर की जॉब किया करता। उस टाइम इनके दादाजी की एज करीबन 55 साल थी। इनकी इस नौकरी के अंदर उनकी शिफ्ट अलग अलग डॉक्टर्स के साथ लगती रहती थी। और अभी इनके हॉस्पिटल के अंदर एक नई डॉक्टर आई थी जो कि साउथ से थी और डॉक्टर का नाम था डॉक्टर लक्ष्मी। वो एक गायनोकोलॉजिस्ट थी, बहुत अच्छी और मिलनसार लेडी थी। 27 उसकी एज थी, अभी नई नई शादी हुई थी। और उसका जो इलाज था वो इतना सटीक था कि बहुत कम टाइम में पूरे हॉस्पिटल के अंदर वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। इनके जो दादाजी थे वो इन्हीं के साथ इनकी शिफ्ट लगी हुई थी, मतलब वो डॉक्टर लक्ष्मी के साथ ही कंपाउंडिंग की अपनी जॉब किया करते थे। तो इस तरह से इनके दादाजी का उनसे इंटरेक्शन बहुत हुआ। वो इनको बेटी ही बोला करते थे। और वो जो थी मॉडर्न ख्यालातों की थी। उनके जो हस्बैंड थे वो दिल्ली में रहा करते थे, इनका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया था। तो इनकी जो कॉलोनी थी जहाँ पे रहती थी उसके आसपास बहुत घने घने पेड़ थे, जंगल टाइप का था। और ये रात को किसी भी टाइम घुमा फिरा करती थी। तो जब इनके दादाजी को इन्होंने बताया कैसे वो रात को टहलते, उन्होंने बोला कि बेटी तुम ना रात को ज़्यादा लेट इस जंगल के आसपास ना मतलब घूमा मत करो, थोड़ा ध्यान रखा करो। जो ये ऐसे टाइम होते हैं रात को 12 बजे, इस टाइम पर कभी भी ना घूमा मत करो।
तो हंस के टाल दिया करती थी कि क्या चाचा आप भी कैसी बातें कर रहे हो, है ना, सब कुछ नहीं होता है, फालतू की बकवास होती है और आप टेंशन मत लिया करो, मैं सब संभाल लूँगा। तो इस तरह से वो जो डॉक्टर थी वो इनको बोल दिया करती थी, बट फिर भी ये उनको समझाया करते थे। अच्छा, हेल्पिंग नेचर बहुत था उस लेडी का। इनके जो दादी थे उनकी भी उन्होंने कई बार फाइनेंशियली हेल्प भी की थी। तो इस तरह से चीज़ें चलती रही। उनका जो उनको क्वार्टर अलॉटेड था, वो क्वार्टर के आसपास बहुत सारे घने घने पेड़ थे, और उसके बाद 2-3 मतलब 200 मीटर तक कोई दूसरा उनका घर नहीं था। और उनकी आदत थी कि वो रोज़ रात को ऐसे टहला करती थी। एक दिन की बात है, करीबन 3-4 दिन का गैप आ गया, डॉक्टर लक्ष्मी हॉस्पिटल नहीं आई थी। ना वो हॉस्पिटल में कहीं दिखी थी, ना वो कॉलोनी में कहीं पर दिखी। तो उनके जो दादाजी थे जिस ब्लॉक में रहते थे वहीं पर उनकी मेड भी रहती थी। तो उनके दादाजी को चिंता हुई, वो गए उस मेड के पास और जाकर पूछा कि 3-4 दिन से मैडम हॉस्पिटल नहीं आ रही है। तो बोली कि मैडम की तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने पूछा कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है? बोली हाँ, मतलब पता नहीं रात भर सो नहीं पाती हैं, तो दिन में उनको सुबह से उनको बहुत तेज़ नींद आती है, तो इसलिए वो नहीं आती है, सिर से दुखता रहता है। तो लगा पता नहीं क्या बात हो गई, तो वो उनके हालचाल पूछने में घर पे पहुंच गए। घर पे जाकर उन्होंने देखा तो उनको देखते वो शॉक्ड रह गए। वो जो सुंदर सी डॉक्टर थी उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, आंखों के नीचे काले काले घेरे हो गए थे, और वो बहुत घबराए हुए, चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत घबराया हुआ था। उनको देखते उन्होंने पूछा कि बेटे क्या हो गया आपको, आपकी ऐसी कैसी हालत हो गई है? तो जो डॉक्टर थी उन्होंने उनकी तरफ देखा और रोते रोते बोलने लगी, आप बिल्कुल सही कहते थे, ये जगह पर कुछ ना कुछ है। तो उन्होंने बेटा लेकिन आपके साथ हुआ क्या, ये तो बताओ। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि आज से करीबन 4 दिन पहले जब वो रात को सोई हुई थी तो रात को 2:30 बजे के आसपास उनके गेट पर नॉक हुई। जैसे मैंने गेट खोला तो वहाँ पर सामने एक आदमी खड़ा था, करीबन 6.5 फीट के आसपास उसकी ऊंचाई थी, सफ़ेद कपड़े उसने पहने हुए थे, गोल गोल बड़ी बड़ी उसकी आंखें थी, सफ़ेद चेहरा, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी आई हुई थी, और वो बहुत मतलब दिखने में बहुत ही सुंदर था, बहुत अलग सी उसके अंदर से खुशबू आ रही थी, और सर के ऊपर उसने एक पता नहीं अजीब सा कपड़ा ओढ़ा हुआ था। तो वो मुझसे बोलने लगा कि मैडम मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप प्लीज़ मेरे घर चल के उसका इलाज कर दो। तो मैंने उससे कहा कि तुम एक काम करो, अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर आ जाओ, मैं भी वहीं चल लेती हूँ और वहीं पर उसका चेकअप कर लूँगी। वो मुझसे रिक्वेस्ट करते बोला, मैडम मेरी बीवी ना बेड से उठ नहीं सकती है, घर में कोई और है नहीं कि मैं उसे लेकर आ पाऊँ, आप प्लीज़ मेरे साथ चल लो और उसका इलाज कर दो। तो डॉक्टर ने सोचा कि चलो ठीक है, कार तो है ही मेरे पास, चल लेती हूँ, कल को पता पड़ा कुछ और ज़्यादा की तबीयत खराब है, कुछ उल्टा हो गया तो मैं कभी ज़िंदगी में अपने आप को एज ए डॉक्टर माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तो दादाजी बोले कि मैडम आपने ऐसे किसी भी आदमी रात को 2:30 बजे कैसे विश्वास कर लिया? बोली पता नहीं, मेरे दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया था, ऐसा लग रहा था कि मैं हिप्नोटाइज हो चुकी हूँ, वो जो बोल रहा था बस मुझे वही सही लग रहा था। उसके बाद मैंने कार की चाबी ली, अपना सामान रखा और कार के अंदर उस आदमी को बिठा के हम लोग चल पड़े। वो मुझे रास्ता बताया जा रहा था और मैं उस रास्ते पर चली जा रही थी। थोड़ी देर के बाद हम इस जंगल के दूसरी तरफ पहुंच गए। फिर एक जगह पर जाकर उसने गाड़ी रुकवा दी और बोला कि मैडम अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, अब हमको पैदल ही चलना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मैं उसकी बातों में आए जा रही थी, मैं मना ही नहीं कर पा रही थी। मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। अब जब ये लोग चलने लगे तो मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि वो इंसान चल रहा था और मैं दौड़ रही थी। मतलब वो इतना तेज चल रहा था कि मुझे उसके पीछे चलने के लिए भी दौड़ना पड़ रहा था, लेकिन उस टाइम पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो मुझे साथ में उस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच ले गया। बहुत अंधेरा हो रखा था, घना कुछ साफ दिख नहीं रहा था, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसके साथ साथ चले जा रही थी। बीच में ले जाकर उसने एक पेड़ के सामने खड़ा कर दिया जिसके अंदर एक बहुत बड़ा छेद था, खड्डा सा था। वहां पर जाकर वो रुक गया। वो मुझे देखकर बोला, मैडम घबराइए नहीं, मेरा हाथ पकड़िए, मेरे साथ चलिए। जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा और वो उस खोल के अंदर गया, और जैसे मैं अंदर गई तो देखा वो जो भी रात थी वो तो दिन बदल चुका था। सामने एक सफेद रंग का आलीशान महल सा एक घर बना हुआ था। उस घर के ऊपर एक बहुत बड़ा आलीशान सफेद कलर का गुंबद था और घर के अंदर से एक रोशनी सी आ रही थी। जैसे उस घर के अंदर गई, अंदर चलकर देखा तो एक कमरे के अंदर बेड पर एक औरत लेटी हुई थी जो कि प्रेग्नेंट थी। शायद वो 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट होगी। उस पूरे घर के अंदर इत्र की एक अलग ही खुशबू आ रही थी। जो औरत लेटी थी अपने आप में बहुत ही सुंदर लेडी थी। उसका कलर बिल्कुल सफ़ेद था, दूध की तरह। इतना साफ कलर मैंने कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा था। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो आदमी मुझसे कहता है कि देखिए ना क्या हो गया मेरी बीवी को, आप इसका इलाज कर दीजिए। जब वो ये बात कह रहा था तो डॉक्टर लक्ष्मी की नज़र उस आदमी की आंखों पे पड़ी और उसकी आंखों से उसकी आंखें मिली तो उसने देखा कि उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, बिल्कुल लाल कलर की उसकी आंखें ग्लो कर रही थी। और अब वो थोड़ा घबराने लग गई थी, लेकिन वो करती क्या ना करती, वो तो वहाँ पहुँच चुकी थी। उसने जाकर उस लेडी का इलाज करना शुरू किया। जब वो इसका इलाज करना शुरू कर रही थी तो वो आदमी एक अजीब सी भाषा में कुछ बोले जा रहा था अपनी आंखें बंद करके।
इलाज करते करते डॉक्टर लक्ष्मी को मतलब जल्दबाजी के अंदर अपना कुछ सामान भुलाई थी, तो उसने बोला कि मुझे ये सामान चाहिए, मेरा सामान रह गया है घर पे। तो उसने बोला कि आप मुझे बताओ क्या सामान चाहिए। तो उसने सामान बताया। 1 मिनट के लिए वो अंदर अपने एक दूसरे कमरे में जाता और 1 मिनट के बाद वापस वो सामान लेकर आता। ऐसे 3-4 बार डॉक्टर लक्ष्मी को अलग अलग सामानों की ज़रूरत पड़ी जो उसके पास अवेलेबल नहीं थे। वो सामान जो भी बोलती वो सामान 2 मिनट के अंदर वो इंसान जाकर ले आता। करीब 1 घंटे तक डॉक्टर लक्ष्मी उसकी बीवी का चेकअप वगैरह इलाज वगैरह करती रही। 1 घंटे के बाद उसकी बीवी को थोड़ा सा आराम आया। जब उसको थोड़ा सा आराम आया तो थोड़ा हंसी और अपने जो हस्बैंड उसे बोलती है कि अब मुझे थोड़ा सा पहले से ठीक लग रहा है। उसके बाद सुनकर वो इंसान बहुत खुश हुआ और वो उनको शुक्रिया बोलने लगा। उनको बार बार शुक्रिया बोल रहा था कि शुक्रिया, आपने मेरी बीवी को बचा लिया, वरना पता नहीं इसका क्या होता। उस घर में इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। डॉक्टर लक्ष्मी बोला कि ठीक है, अब इनकी हालत ठीक है, आप प्लीज़ मुझे अपने घर छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर लक्ष्मी को वहाँ पर बहुत डर लग रहा था। तो जैसे उन्होंने बोला हाँ हाँ बहन, आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको अपने घर तक छोड़ देता हूँ। इतना कहकर उनको रास्ता दिखाने लगा और उनके साथ साथ वही उसी पेड़ से निकलकर बाहर आए और जंगल में चलते हुए वापस उनकी कार के पास पहुँच गए। कार के पास पहुंचने के बाद उसने बोला कि मैं आपको अपने घर तक छोड़ता हूं, लेकिन वो इतना डर गई थी कि वो अब और उस इंसान के साथ नहीं रह सकती थी। ऑल्दो उसने अभी तक उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मी समझ चुकी थी कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी, आप चिंता ना करिए, मैं रास्ता जानती हूँ यहाँ से। उसके बाद उस आदमी ने अपनी हाथ में से उंगली में से एक रिंग निकाल कर उनको दी। तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों हाथों के अंदर बहुत सारे रिंग्स थी। तो एक रिंग निकाल उसने दी और बोला कि तुमने हमारी बहुत मदद की है, एक भाई की तरफ से तोहफा समझ के इसको रख लो। उसने पहले तो मना किया, लेकिन जब उसने बोला तो उसने वो रिंग ले ली और चुपचाप वहाँ से निकल गई। और तब से वहाँ से आने के बाद मैं इसी घर के अंदर बंद हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उस रात मेरे साथ ये क्या हुआ। ये सब मेरे विश्वास से बाहर है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन्होंने वो रिंग भी निकाल कर दादा को दिखाई, तो उनके दादा ने हाथ में उस रिंग को देखा तो उस रिंग के अंदर लाल कलर का एक पत्थर था जो कि चमक रहा था। उन्होंने वो रिंग वापस से उसको दी डॉक्टर लक्ष्मी को और बताया कि मैडम, इसीलिए मैं आपको बोलता था कि रात के टाइम घर के बाहर मत घुमा कीजिए। मैंने भी उस इंसान को कई बार देखा, और सिर्फ मैंने नहीं, गाँव यहाँ के जो लोग, इनमें से कई लोगों ने उसको कई बार देखा है। कभी भी उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जंगल में कई बार घूमते हुए लोगों को यहाँ पर दिखा है। इसीलिए मैं आपसे कहा करता था कि रात बेरात आप किसी भी टाइम पर घुमा ना कीजिए। मुझे इसी बात का डर था कि कहीं आपका उस इंसान से सामना नहीं हो जाए और आपको वो कोई नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि जैसा हम लोगों ने सुना है, वो एक जिन है और जिन खूबसूरत लड़कियों के पास एक बार आ गया और उनसे अटैच हो गया तो फिर उसे दुनिया में कोई भी दूर नहीं कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके सामने वो आया भी, उसने आपको अपनी बहन की तरह ट्रीट किया। वो उसकी जो बीवी थी वो मुसीबत में थी और आपकी मदद से उसकी बीवी की जान बच पाई है या जो भी कुछ हो पाया है, तो वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, कभी भी अगर आपको उसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसे बुला सकती है। शायद ये अंगूठी उसने आपको इसीलिए दी है। आप घबराइए मत मैडम, आप बिल्कुल ठीक है, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बहुत उनको समझाया, थोड़ा वो रिलैक्स भी हुई, लेकिन उस दिन के बाद भी कभी भी वो नॉर्मल नहीं हो पाए। वो जब भी हॉस्पिटल आती, कहीं भी आती, वो सदमे में रहती थी। उनके चेहरे का रंग ही बदल चुका था और अब वो इस जगह पर रहना नहीं चाहती थी। कुछ ही दिनों के अंदर डॉक्टर लक्ष्मी ने अपना वापस से ट्रांसफ़र करवा लिया और उसके बाद दोबारा कभी वो इस जगह की तरफ घूमकर लौटी भी नहीं। उस टाइम पूरी कॉलोनी के अंदर ये बहुत हल्ला हुआ कि डॉक्टर लक्ष्मी ने ट्रांसफ़र क्यों लिया है, और कई दिनों तक उस कॉलोनी के अंदर रात को 8 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे कि कहीं उनका भी उस जिन से सामना ना हो जाए। और इस तरह से एक डॉक्टर जो कि इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, उनके हिसाब से सब मेंटल इल्यूजन है। लेकिन जब एक डॉक्टर के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो उसका बिलीफ सिस्टम, आज तक जो वो सोचती है वो सब कुछ हिल गया और आप सोच सकते हो वो सदमे से बाहर नहीं आ पाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर यह है कि यहाँ जो भी हुआ उसके अंदर एक जिन, क्या एक जिन की बीवी को ठीक करने के लिए एक इंसानी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद उस जिन की बीवी भी एक इंसान ही हो, वो जिन हो ही ना। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी कई स्टोरीज के अंदर सुना है, देखा है कि जिन किसी लड़की को पसंद कर लेते हैं तो वो उसे अपनी दुनिया के अंदर ले जाना चाहते हैं। शायद ऐसा भी हुआ हो। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जिसके साथ हुआ उसके लिए वो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था जिसको वो किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, किसी को भी प्रूव नहीं कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जहां पर एक जिन को जरूरत पड़ी एक इंसान की। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या वाकई में एक जिन जिसके पास सो कॉल्ड इतनी सारी सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं, अपनी बीवी को ठीक करने के लिए उसको एक इंसान की जरूरत पड़ेगी?
अपने व्यूज मुझे जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।